नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव चरम पर है और आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब उम्मीदवार घर घर जाकर अपील कर सकेंगे, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। पार्टियों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन राजस्थान की बात करें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दौरे काफी कम हुए हैं। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है। कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने भी राजस्थान में चुनाव प्रचार किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी के अलावा कोई अन्य कांग्रेस का शीर्ष नेता राजस्थान में नजर नहीं आया। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की ओर से भी बयानों के तीर चलाए गए और इस दौरान वार हुए तो पलटवार भी देखने को मिले। लेकिन ये तो 26 अप्रैल को ही पता चलेगा कि बयानों का जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि किसने कितना दम लगाया। और चलिए बेहद खास मुद्दा और उस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी। स्वागत है डॉक्टर अपूर्वा आपका। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी भी चर्चा में शामिल हुए। आपका भी बहुत स्वागत है एकलव्य जी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अपूर्वा आपसे, पहला चरण खत्म हुआ, वोटिंग परसेंट सामने आया, पिछली बार से ये कम था परसेंट, इसे बहुत ही गंभीरता से बीजेपी ने लिया और उसके बाद से जो प्रचार हुए, जिस तरह से ताबड़तोड़ मेहनत बीजेपी ने की, वो नजर आया। लेकिन अब प्रचार का शोर तो थम चुका है। सेकेंड फेज यानी इन 13 सीटों से बीजेपी की कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बीच में बीजेपी की रणनीति भी बदली हुई नजर आई। देखिए श्वेता जी, निश्चित रूप से द्वितीय चरण का आज जो प्रचार है वो थम गया है, मगर आप मान के चलिए कि हम अद्वितीय जीत की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। निर्वाचन एक पद यात्रा होती है, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट है वो भी उसी गति से और उसी शक्ति से आगे मिलता जाएगा। जहां तक बात रही वोटिंग परसेंटेज की, जो आपने मुद्दा उठाया, मैं ये कहना चाहूंगी जितना भी वोट पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही पड़ा है। कांग्रेस वाले तो इतने हारे हारे मन के सुल्तान थे। इस बार आप बूथ्स पे जाकर के देखिए, इन लोगों के जो ट्रेडिशनल वोटर्स हुआ करते थे वो एक भी जना वहां मौजूद नहीं था। तो अगर कहीं पर 40% मतदान भी हुआ है तो वो पूरी तरीके से 100% रूप से भाजपा के पक्ष में गया है, क्योंकि जनता ने मन और मानस बना लिया था। और जो लोग वहां नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है, वो सारे के सारे मुझे लगता है कांग्रेस पक्ष वाले थे, जिन्होंने अपने घर में ही जिन लोगों ने ये चीज मान ली थी कि हमारी हार निश्चित है, हमारे सामने हार निश्चित है। तो अगर वोटिंग परसेंट कम रहा भी है तो वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम दिगंत की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस जो है वो अपने अंत की ओर। ठीक है राजकुमार जी, अहम सवाल ये जरूर उठता है, क्योंकि बीजेपी तो बता रही अपनी तैयारी, कांग्रेस लगातार दावे कर रही थी कि राजस्थान में कई सीटें हैं जो जीतकर कांग्रेस आ रही है और बीजेपी इसलिए घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। बहुत सारी बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई। पहला फेज जरूर कहा जा रहा था कि कुछ सीटों को लेकर कि कांग्रेस के फेवर में हो सकता है, कुछ ऐसी सीटें जिसमें प्लस कांग्रेस हो सकती है। लेकिन दूसरे फेज की बात करें तो कहा जा रहा है कि मुश्किल कांग्रेस के लिए इसलिए भी है क्योंकि क्या वजह थी कि कोई बड़ा शीर्ष नेता जनता के बीच में पहुंचा ही नहीं। और जिस तरह से डॉक्टर अपूर्वा कह रही हैं, इनकी बात माने तो ये कॉन्फिडेंट है कि जो वोट डालने वाले थे बीजेपी के थे, तो क्या कांग्रेस भी के वोटर्स भी हताश हो रखे हैं? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया चैनल पे सभी मतदाताओं से अपील करूंगा, देवतुल्य मतदाताओं से, कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मत डलेगा। आप सभी से अपील है, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी बड़ी अपील की थी, आप अधिक से अधिक मतदान करें। जी बिल्कुल, आपने कहा कि अधिक से अधिक मतदान करें, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। देश के प्रधानमंत्री के कहने के मायने होते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कहा था, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, टॉर्च जलाओ, तब पूरे देशवासियों ने उनका समर्थन किया था। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान में बार बार आकर के बहुत बहुत अपील करी कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, मत दो। लेकिन 19 अप्रैल को जो मत डला वो भारतीय जनता पार्टी की पोल देवतुल्य मतदाताओं ने खोल दिए। तो लेकिन मैं आपके चैनल पे मतदाताओं से अपील करूंगा, भले ही प्रधानमंत्री जी की बात को आपने ठुकरा दिया है, मैं कांग्रेस पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता आप सभी से वोट डालने की अपील करता हूं। जहां तक तैयारियों की बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां पहले भी शानदार थी, आज भी शानदार है, और भारतीय जनता पार्टी की 25 के 25 शानदार है श्वेता जी की आला कमान इनका यहाँ आने से डरता है। इतनी शानदार है कि प्रत्याशी इनको बार बार बदलने पड़ते हैं, इतनी शानदार है कि इनका वोटर अपने घर
से निकला ही नहीं वोट डालने के लिए। राजकुमार जी, आपने कहा कि पोल बीजेपी की खुल गई, नरेंद्र मोदी की खुल गई, कौन सी पोल खुल गई? फर्स्ट फेज की वोटिंग परसेंट से कांग्रेस इसे कैसे ले रही है? श्वेता जी, देश के प्रधानमंत्री बार बार राजस्थान आ रहे थे, उनकी बौखलाहट दिख रही थी, उनकी परेशानी दिख रही थी, पन्ना प्रमुखों की परेशानी दिख रही थी कि आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। अब हम क्या करें? प्रधानमंत्री जी अगर राजस्थान की भूमि पर आते हैं तो राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है नहीं निकले, राजस्थान को विकसित भारत के साथ जुड़ने का इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो और ये वो तो भारतीय दिखाई रही है, कितनी दरिद्र सोच है इन लोगों की, कितनी निम्न कोटि की सोच है कांग्रेस की। प्रधानमंत्री जी ये राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री के आने से जो एक संवैधानिक पद है उसके आने से भी लोगों को परेशानी है। प्रधानमंत्री इनको का जो बोलने का लेवल होता है, जो भाषण होता है, उस लेवल से नीचे उतर गए हैं। लोगों के विकास से परेशानी, इनको भ्रष्टाचार मुक्त भारत से परेशानी है। ठीक है राजकुमार जी, कमान इस धरती पे क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? ठीक है, इसका भी जवाब, ठीक है, इसका जवाब ले। लेकिन राजकुमार जी, आपने कहा कि पीएम मोदी आए, उनका लेवल संबोधन के दौरान गिर गया, सब कुछ आए, तो यहाँ तो लोग आ रहे, कांग्रेस के दिग्गज क्यों नहीं आ रहे? इसका जवाब तो जनता भी चाह रही ना, क्योंकि जो जनता कांग्रेस के साथ है, जो वोटर्स कांग्रेस के साथ है, वो चाहते हैं कि हमारे नेता, हमारे स्टार प्रचारक भी हमारे बीच आए, हमें संबोधित करें, क्योंकि हमें कांग्रेस को वोट देना है। उन वोटर्स की अगर बात माने तो क्यों नहीं आए आपके वोट्स? दूसरे राज्यों में व्यस्तता नजर आ रही थी, क्या राजस्थान इंपॉर्टेंस नहीं रखता कांग्रेस के लिए? श्वेता जी, राजस्थान में भी हमारे लोकल जो लीडर्स हैं और स्टेट लीडर्स हैं, इनके साथ साथ जो नेशनल लीडर्स समय समय पे आए हैं लाके, खड़गे साहब भी आए हैं, सोनिया जी भी आई है, राहुल जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, और गहलोत साहब, पायलट साहब, डोटा साहब, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं, हम तो आश्वस्त हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तरह अपने वरिष्ठ नेताओं पे भरोसा नहीं तोड़ रहे, हमको हमारे नेताओं पे भरोसा है। मोदी साहब को वसुंधरा जी पे भरोसा नहीं है, मोदी साहब को राय राठौड़ पे भरोसा नहीं है, मोदी साहब को हारने के लिए छोड़ा गया। की बात देखी ना कल आपने, किरोड़ी लाल मीना जी पे भरोसा नहीं है, सीपी जोशी जी पे भरोसा नहीं है, क्या भरोसा नहीं है? दौसा के रोड पर सवाल थे, और भरोसे की बात आप नहीं करें। हमारी चल नहीं रही है, जिस पार्टी के मुखिया को, पार्टी के उप मुखिया को भरोसा नहीं हो, जिस पार्टी को विधायकों पर भरोसा नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत की जनता को अपनी तैयारी वाले को बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। एक सेकंड, डॉक्टर अपूर्वा और राजकुमार जी, आप दोनों ही अपनी पार्टी और अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त हैं जनता के बीच, भले आप एक दूसरे पर सवाल उठा, लेकिन एकलव्य जी, अब जबकि प्रचार का शोर तो थम चुका है और अब ये डिसाइड तो जनता को करना है कि 26 तारीख को वोट किसे जाकर डालेगी जनता, लेकिन इस बीच जो 4-5 दिन की बात अगर हम करें, 19 से 26 के बीच का जो वक्त है, बहुत कुछ लास्ट मोमेंट में बदलता हुआ भी नजर आता है। इस बार जो प्रचार थे या जो स्टार प्रचारक थे जो जनता के बीच में पहुंचे, क्या लगता है आपको वोटिंग परसेंट जो फर्स्ट फेज में नजर आया उससे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो किससे फायदा होगा? देखिए श्वेता जी, मैं आपको बताऊं, अभी वोटर टर्नआउट की बात हो रही थी तो बीजेपी ने अपनी बात रखी और कांग्रेस ने अपनी बात रखी। आप अगर पिछले 22 साल से देखेंगे तो 3 ही तरह के विश्लेषण हो रहे हैं। वो ये है कि अगर वोटर टर्नआउट घट जाता है तो लोग कहते हैं कि अब जनता मोदी जी को वोट नहीं देना चाहती। अगर वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है तो विश्लेषण होता है कि मोदी जी के अगेंस्ट बहुत आक्रोश है। अगर वोटर टर्नआउट सेम हो जाता है तो विश्लेषण होता है कि अब मोदी जी में वो बात नहीं रही। तो सच्चाई ये है कि वोटर टर्नआउट के पीछे कोई साइंस नहीं है, परंतु डेटा, फैक्ट और ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि पिछले 22 साल से जब से मोदी जी चुनावी राजनीति में हैं, वो हर बार पूर्ण बहुमत के साथ लौटते हैं। अब अभी बात हो रही थी कि अभी कहा गया कि मोदी जी वोटर टर्नआउट देख के काफी बौखला गए हैं। अब बौखलाहट का ये है कि आप देखें कि मैं इस साल 40 वर्ष का हो जाऊंगा और पिछली बार कांग्रेस को लोकसभा में जब पूर्ण बहुमत मिला था वो तब था जब मैं पैदा हुआ था, और मोदी जी जब से भी चुनावी राजनीति में हैं वो हर बार पूर्ण बहुमत के साथ लौटते हैं। तो वोटर टर्नआउट के पीछे कोई साइंस नहीं है, परंतु मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जिस तरह से इस अभी जो हाल ही में जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उस तरह से मुझे लगता है जिस तरह से चुनाव पोलराइज हुआ है, मुझे लगता है कि वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। जो लोगों ने शायद वोट नहीं भी डाला हो वो और ज्यादा जोश से आके वोट डालेंगे, मतदान करेंगे और वोटर टर्नआउट बढ़ेगा। तो अगर वो बढ़ेगा तो वो प्रॉब्ली बीजेपी के फेवर में ही बढ़ेगा। लेकिन एक अहम बात ये भी एकलव्य जी, एक बात जो कही जा रही है कि ठीक है प्रचार प्रसार है, रणनीति यहाँ पर बदली गई है,
शब्दों का प्रयोग जो लेवल था पीएम मोदी का वो नीचे आया, जिस तरह से कांग्रेस यहां पर कह रही है, बौखलाहट की बात कह रही है, किस वजह से होगा? और दूसरी बात, क्या वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती के साथ है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद है, उन्हें लग रहा है कि जीत के आएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये सवाल बीजेपी के लिए उठा रही है। दोनों तरफ से अगर बात करें, बीजेपी को लेकर भी, कांग्रेस को लेकर भी। देखिए, मैं दोनों तरफ से यही कह सकता हूँ कि दोनों जो पार्टियां हैं वो अपना अपना पक्ष इस वोटर टर्नआउट को लेके हमेशा रखेंगी, परंतु इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि बीजेपी का जो कार्डर है वो जैसे हर समय अपनी एक मैसिव इलेक्शन मशीनरी को लेके पूरे जोश के साथ इलेक्शन में लगता है, वो उसी तरह से लगा हुआ है। और दूसरी तरफ इसमें भी कोई डिनायल नहीं है, जैसे कि आपने ही बताया, राहुल गांधी जी शायद पूरे चुनाव में शायद अभी तक एक बार आए हैं यहाँ पे। और जहां तक मुझे प्रियंका गांधी जी का भी याद आता है, उनकी एक रैली थी अलवर में जिसमें कि वो वहां से लौट गई थी, कुर्सियां खाली पड़ी थी, कुर्सी जो भी था, जिस भी कारण से उस रैली में जो वो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कांग्रेस के जो कुछ मार्गदर्शक हैं, जैसे कि आप देखेंगे सैम पिट्रोडा जी हैं, मणिशंकर अय्यर जी हैं। अब सैम पिट्रोडा जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है इनहेरिटेंस टैक्स को लेके, अब कोई भी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जो एक समय पे कहती थी कि ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज ये हालात हो गए हैं कि मोहर लगती है सैम पिट्रोडा जी की बात पे और पार्टी आ गई है फुटपाथ पे। मुझे राजकुमार जी, इस पर एक कमेंट। राजकुमार जी। श्वेता जी, उनके बयान पे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, कांग्रेस पार्टी उस बयान का खंडन करती है, कांग्रेस पार्टी उनके बयान के साथ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं ये चुनाव हो रहा है श्वेता जी, गरीब की थाली वर्सेज अमीर की थैली। कांग्रेस पार्टी गरीब की थाली की चिंता कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अमीर की थैली की चिंता कर रही है। तो ये जो चुनाव हो रहा है, थाली वर्सेज थैली हो रहा है और देश का मतदाता जान चुका है। आप लगातार देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म करेंगे, कांग्रेस कहती है रिजर्वेशन खत्म करके, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं पीएम मोदी, ध्रुवीकरण की बात को लेकर कह रहे हैं, मुस्लिम को लेकर, एक पर्टिकुलर वर्ग को लेकर कांग्रेस चल रही है। क्या अब यही जाति धर्म इसी को लेकर ही चलेगा सब कुछ? श्वेता जी, देश के प्रधानमंत्री बताएं, उनको पता है कर्नाटक एक छोटे व्यापारी ने राजकुमार जी इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आखिरकार मणिपाल हॉस्पिटल पर गिरी है कार्रवाई की गाज, एक्शन लिया गया है फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद। चिकित्सा शिक्षा विभाग का यह बड़ा एक्शन है। मणिपाल हॉस्पिटल की ट्रांसप्लांट सेंटर की मान्यता को निलंबित किया गया। समुचित प्राधिकारी ऑर्गन ट्रांसप्लांट रश्मि गुप्ता ने निलंबित की मान्यता कि, और इससे पहले फोर्टिस और EHCC अस्पताल की भी मान्यता को निलंबित किया जा चुका है। मणिपाल हॉस्पिटल में करीब 30 से अधिक विदेशियों का हुआ है ट्रांसप्लांट में अनियमितताओं के अंदेशे के चलते ही रिकॉर्ड किया गया है जब्त। तो प्रथम दृष्टया इनपुट के आधार पर मणिपाल हॉस्पिटल पर यह गाज गिरी है। क्या एक्शन लिया गया? हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, ये बड़ी खबर है, जिस तरह से प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को दिखाया था, नाम सामने लाए थे, सबूत दिखाए थे, क्या एक्शन हुआ? देखिए, बिल्कुल राजधानी जयपुर का बड़ा अस्पताल है मणिपाल अस्पताल, और मणिपाल अस्पताल की जो भूमिका है वो काफी संदिग्ध थी इस पूरे प्रकरण को लेकर के। फर्स्ट इंडिया लगातार इस प्रकरण को उठा रहा है और उस प्रकरण में जिन जिन अस्पतालों की भूमिका थी उन सब के बारे में एक एक बिंदुवार खुलासे किए जा रहे हैं। कल ही फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से इस बात को उठाया था कि फोर्टिस और इंटरनल अस्पताल दोनों के ट्रांसप्लांट लाइसेंस जो है वो निलंबित कर दिए गए थे। उसके बाद में अभी तक मणिपाल हॉस्पिटल में कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि जल्द ही मणिपाल हॉस्पिटल में कार्रवाई की गाज गिर सकती है। आज यही हुआ, 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार ने इस बात को माना है। मणिपाल हॉस्पिटल का जो ट्रांसप्लांट की जो मान्यता है उसको निलंबित कर दिया है। आगामी आदेश तक के लिए समुचित प्राधिकृत अधिकारी जो है रश्मि गुप्ता, उनकी तरफ से आदेश जारी किए गए। इससे पहले फोर्टिस अस्पताल और रिटर्न अस्पताल, दो अस्पताल जिनकी सीधी डायरेक्ट भूमिका थी इस पूरे प्रकरण को लेकर के, उसमें उन दोनों के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो ट्रैप भी हुए थे। तो उन दोनों की जो कार्रवाई है उसी दिन उनका जो लाइसेंस है, मान्यता लाइसेंस है, उसको रद्द कर दिया, निलंबित किया गया था। आज मणिपाल हॉस्पिटल जो है उसके ट्रांसप्लांट लाइसेंस को निलंबित कर दिया है कि अब आज के बाद मणिपाल हॉस्पिटल में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होगा। बहुत बड़ा झटका है अस्पताल प्रशासन के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से पूरे इनपुट लिए और इनपुट के बाद में ये कार्रवाई की है, तो ये सीधे तौर पर संदेश है कि कोई बड़े से बड़ा अस्पताल हो, अगर गलत कार्रवाई करता है, गलत काम करता है, तो उसमें सीधा एक्शन सरकार
लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मणिपाल हॉस्पिटल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है निलंबन की। चलिए वापस रुक करते चर्चा का। माफ कीजिए राजकुमार, जिस वक्त आपको रोका था आप अपनी बात पूरी कीजिए। पिताजी, देश के प्रधानमंत्री जी को पता है कि कर्नाटक में एक छोटा व्यापारी हनुमान चालीसा कर रहा था और हनुमान चालीसा करते करते उस पर अटैक हुआ। प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि राजस्थान के अंदर एक अस्पताल के बाहर, जयपुर के अंदर अस्पताल के बाहर महिला प्रसव कर रही है। प्रधानमंत्री को शायद ये याद नहीं होगा। प्रधानमंत्री को शायद याद नहीं होगा कि उसके 4 दिन बाद फिर बूंदी के अंदर एक महिला को सड़क पे प्रसव करना पड़ता है। बाजू में मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, उनको कुछ नहीं कहा जाता है। प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए कि जीएसटी के साथ, जीएसटी के लगने के कारण वो छोटे व्यापारी जिन्होंने सैकड़ों व्यापारियों ने आत्महत्या की थी, प्रधानमंत्री शायद ये भूल गए छोटे लोगों ने नोटबंदी के बाद आत्महत्या की थी। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव को मोड़ना चाहती है, देश के प्रधानमंत्री इस चुनाव को किस तरीके से मोड़ना चाहते हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। मैं तो इतना कह सकता हूं, ये चुनाव गरीब वर्सेस अमीर हो रहा है, ये चुनाव थाली वर्सेस थैली हो रहा है। और प्रधानमंत्री खुद बार बार बता रहे हैं, हम कह रहे हैं हम ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, मुद्दों से देखिए, डेटा से चीजों को जो भी क्लेम किए जाते हैं ना, उनको सब्सटैंशिएट करना बहुत जरूरी है। अभी ये बात कही गई कि जीएसटी की वजह से व्यापारी जो हैं वो बहुत छोटे व्यापारी बहुत परेशान हैं। आपको ध्यान होगा कि गुजरात के पिछली बार 2019 में के चुनाव में जिसको कांग्रेस ने जो जीएसटी के अगेंस्ट जो एक माहौल बनाया था, उसको केंद्रित किया था सूरत में। आज सूरत में ये स्थिति हुई है कि जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 2 लोगों को अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए नहीं ढूंढ पाए। तो जीएसटी के अगेंस्ट क्या माहौल है क्या नहीं है, उसका भांडा फूट चुका है। दूसरा, अभी बात हो रही थी राजस्थान के लिए। राजस्थान में बौखलाहट है बीजेपी को और कई सीट्स हैं जो बहुत ही टाइट हैं। एक सीट जिसको बहुत ही टाइट माना जा रहा था वो नागौर की सीट है। नागौर की सीट में यह हाल है कि जो हनुमान बेनीवाल जी कहते थे कि मैं अशोक गहलोत जी को बोतल में बंद कर दूंगा, आज वो 53 साल के हैं और आज वो अशोक गहलोत जी के साथ जॉइंट सभा करके और 42 साल के वैभव गहलोत जी के लिए कह रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई वैभव गहलोत के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। तो ये स्थितियां हैं कि कितनी टाइट है और कितना कौन बौखलाया हुआ है। नीतीश कुमार जी के बारे में नीतीश कुमार जी के बारे में बोल दीजिएगा। मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के दोस्ती के बारे में बोलो, अच्छा लगेगा, दर्शक सुनना चाहते हैं। श्वेता जी देखिए, यहाँ पर बात हुई थी थैली और थाली की। मैं ये जानना चाहती हूँ 2014 के बाद मात्र 10 वर्षों में, केवल एक डिकेड के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन पर लेकर के आए हैं। आज मैंने हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में देखा है। आज के 10 साल पहले मैंने वो भारत भी देखा है जहां मंदिर चप्पे किसी भी सार्वजनिक स्थल के ऊपर जाते थे, एक चेतावनी हमेशा चलती थी, अनजान वस्तुओं को ना छुए। आतंकवाद से देश ग्रसित था। जयपुर हो, बॉम्बे हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, कोई ऐसी राजधानी, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा था जब बम धमाके नहीं होते थे। क्या हुआ इन 10 वर्षों के अंदर? ये बात करते हैं जनता की गरीबी की। आज तक इस विश्व में सबसे बड़ा अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है तो वो भारत में हुआ है। आज एक मोची भी बैठता है या आज अगर एक फ्रूट बेचने वाला भी अगर कोई सामान बेचता है तो उसके पास में क्यूआर कोड मिलता है, उसका एक खाता होता है जो उसके फोन से अटैच्ड होता है। ये बात यही नहीं, इसके साथ में इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन हुआ है वो भी बहुत बेटर हुआ है। ऐसा क्यों ये 65 साल नहीं कर पाए? क्यों 65 सालों तक महिलाएं शौचालय को तरसती रही? क्यों महिलाएं अपने सड़कों पर छत पे आवाज के लिए तरसती रही? जिस समुदाय के लिए ये बहुत बनते थे, उस समुदाय की महिलाओं को ट्रिपल तलाक का दंड झेलना पड़ता था। राजस्थान में कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे थे। कर्नाटक के दलितों का रिजर्वेशन या अल्पसंख्यकों को देना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया। राजकुमार जी, चलिए आप मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दों की बात ये भी करें। 10 साल में बदलाव क्या किया गया है वो अपूर्वा जी बता रही है कि क्या परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ चीजें अगर बेहतर हुई और कुछ चीजों को लेकर सवाल उठे तो कुछ तो बेहतर कांग्रेस को दिखता होगा या वाकई में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता? बेहतर दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? कोरोना का कितना शानदार प्रबंधन किया था। हाँ। ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे राजस्थान को ये लोग। ये तो भलाओ राजस्थान की जनता ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, भलाओ की हमारे हिंदुस्तान ने जितना अच्छा कोविड का मैनेजमेंट किया है उतना अच्छा मैनेजमेंट अमेरिका नहीं कर पाया, उतना अच्छा मैनेजमेंट चाइना नहीं कर पाया। भारत के अंदर आज ये भी जो वैक्सीन लगाकर बैठे हैं वो भी भारत की वजह से इनको मिली है। और यही नहीं, भारत ने अपने आसपास के सभी देशों को भी मैत्री कोविड वैक्सीन मैत्री के तहत वैक्सीन पहुंचाई है। जितना अच्छा कोविड का मैनेजमेंट इंडिया में हुआ उतना अमेरिका और चाइना में नहीं हो पाया। आप
अभी की बात कर रहे हैं, आप वारदातों की बात कर रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं कि महिला प्रसव में यानी स्थितियां किस तरह के अस्पताल की है। जनता के बीच में ये बातें पहुंचाने के लिए कांग्रेस के वो अहम चेहरे कहां गायब थे? श्वेता जी, सारे अहम चेहरे यही हैं। राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के सबसे बड़े चेहरे हैं सचिन पायलट, सचिन सबसे बड़े चेहरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, रणदावा जी, मैं स्वयं, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पटेल, सब लोग लगे हुए हैं। श्वेता जी, हमारी पूरी की पूरी टीम राजस्थान के हर कोने कोने में जा रही है और राजस्थान की जनता को 3 दिसंबर से लेकर के अभी तक जो परिणाम आए वो राजस्थान की जनता को बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे आपको जुमले फेंक फेंक करके बड़ी बड़ी बातें की थी। श्वेता जी 10 साल हो गए, 15 लाख रुपए अभी तक नहीं आए, वो भी वो मुद्दे अभी तक लगातार चलते आ रहे हैं। पड़ेगा कि 5 साल तक इन्होंने किस प्रकार भोली भाली जनता को लूटा। ठीक है, आप ये कह रहे 10 साल में आपको कुछ बेहतर नजर है, लेकिन 15 लाख का जो जुमला ये है, ये 14 से चला रहा है, 19 भी हो गया, 24 में भी यही है। क्या जनता भी याद रखिए, या क्या जनता भी अभी भी इंतजार कर रही है एकलव्य जी के अभी 15 लाख आने वाले, एक बार फिर से मोदी जी को वोट दे दिया जाए? 15 लाख का जुमला तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता को जो दिखाई देता है वो है 10 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय, 14 करोड़ घरों में नल से जल, आपके 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर, 80 करोड़ लोगों को कोरोना जिसकी ये बात कर रहे थे तब से लेके अभी तक मुफ्त राशन। और कोरोना जिस समय भारत एक ऐसा देश जिसने 100 करोड़ लोगों को एक बार नहीं 2 बार फ्री में वैक्सीन लगाई, अगर उसके प्रबंधन को खराब बताया जाए। भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रवक्ता जी किरोड़ीलाल मीना जी के बारे में भी बता दो। और नीतीश कुमार जी के बारे में पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहा कान में? प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री की तारीफ क्यों करनी पड़ी? 35 करोड़ रुपए किसने खाए? थोड़ा उस पे भी तो बात करो यार, बहुत मोटा है। 13 जिलों का किसान, 13 जिलों का खेत आज भी पानी मांग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा कि कांग्रेस ने जितने घोटाले करे, स्कैम किया, कॉमनवेल्थ स्कैम किया, अगस्त वेस्टलैंड, जितना इन्होंने स्कैम किए, हमने ये कहा था कि कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष और 65 वर्षों में इतना काला धन खाया है, इतना भ्रष्टाचार किया है और उस पैसे को विदेश में इतना इन्होंने फिक्स किया है, इन्वेस्ट किया है कि अगर उस पैसे को लेकर आया जाए तो प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपया मिल सकता है। हमने इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया था, हमने ये नहीं कहा था 2 करोड़ लोगों को। एक बात बताइए राजकुमार जी, एक बात बताइए, जो C-4 डबल हुए हैं वो किसने बनाए हैं? 115 से ज्यादा यूनिकॉर्न है देश के अंदर, आप एक यूनिकॉर्न नहीं बना पाए, हमने 115-10 वर्षों के अंदर बना दिए। एक यूनिकॉर्न ना करते। आज भी CII की रिपोर्ट है कि 2030 तक अगर इसी तरीके से एक भारत का विकास होता रहा तो 50 मिलियन से ज्यादा रोजगार यूनिकॉर्न के बाद। अभी राजकुमार जी ने मुझे कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी की दोस्ती पर भी एक शब्द या 2 शब्द बोल दीजिए। हाँ। तो उसमें यह स्थिति है कि नीतीश कुमार जी 20 साल से 22 साल से वो तो अपनी विशुद्ध राजनीति के कारण कभी किसी के साथ सरकार बनाते हैं, कभी किसी के साथ सरकार बनाते हैं, इसमें कोई डिनायल नहीं है। बट फैक्ट ये है कि आज की डेट में उनको भी अपना राजनीतिक भविष्य मोदी जी की पार्टी के साथ ही दिखाई दे रहा है, और वो इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि कहां वो तो 4 जून को पता चल जाएगा। ये दिसंबर में भी आपको जनता ने आईना दिखा दिया, 4 जून को भी देख लीजिएगा राजकुमार जी, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। अरे नीतीश जी कभी मोदी जी को बोतल में थोड़ी बंद करने की बात कर रहे थे। ये पॉलिटिकल बयान है, चलते रहते हैं राजनीति में, सब होता है। ये कांग्रेस के लिए चलता रहता है, कांग्रेस के लिए आम बात है। हम झूठे वादे नहीं करते, कांग्रेस के लिए 2 चेहरे होना, 2 वक्तव्य होना, 2 बातें होना बिल्कुल आम बात है। कंक्लूजन यही तो कहना चाहते हैं कि इनका दोहरा चरित्र है, हम यही तो प्रूव करना चाहते हैं कि दोहरा चरित्र है, जनता भी जान चुकी है कि दोहरा चरित्र है। देश की जनता को गुमराइए मत, बरगलाइए मत। देश की जनता, राजकुमार जी आप चले ना चले, देश की जनता, राजकुमार जी आप चले ना चले, कांग्रेस चले ना चले, मगर देश की जनता 140 करोड़ लोग जो हैं वो विकसित भारत बनाने के लिए चल चुके हैं और चलते ही रहेंगे। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता से कि कर्नाटका में मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को
ओबीसी कैटेगरी में इंक्लूड करने का इन्होंने प्रस्ताव पेश किया है या नहीं किया है? इसका हाँ या ना में जवाब देते हैं। राजकुमार जी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बार बार हर चुनाव में जब हारने अरे लगती हाँ है, या ना? कठिन अरे क्वेश्चन आप में हाँ पहुंचती ना है, में जवाब तो मुसलमानों का नाम क्यों लेती है? राजकुमार क्या जी, मुसलमान हाँ ना में हिंदुस्तान के कीजिए, नागरिक नहीं कर्नाटक में है? आपने क्या हमारे किया है राजस्थान के नहीं? नागरिक नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मतदाता नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी मना कर दे, नरेंद्र मोदी जी आज ऐलान कर दे कि हमको मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, सुनिए तो कांग्रेस राजकुमार पार्टी जी, फैसला कर राजकुमार लेगी। जी, तो सिर्फ मुसलमान ही क्यों, सिर्फ मुसलमान की बात ही क्यों? मैंने क्या कहा? हाँ। कांग्रेस पार्टी हिंदू क्यों मुस्लिम कांग्रेस इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, इनका मैनिफेस्टो उठाकर देखिए, ये तो पैरेटो के नियम पे चलते हैं कि देश के 80% जो संसाधन है उसके ऊपर केवल 20% आबादी का हक होना चाहिए। डॉक्टर, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे थे, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम की भी बात वो कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरी है और क्यों हिंदू भी घर के से निकले, क्योंकि हर किसी का वोट बैंक सेट है। देखिए श्वेता जी, क्या वजह है? क्योंकि इसको भारतीय लेकर सवाल जनता उठ रहा है। पार्टी जो है वो भारतीय जनता परिवार है, और जो भी भारत के अंदर निवासी हैं वो सब हमारे परिवार के अभिन्न अंग हैं। जहां तक बात रही हिंदू और मुस्लिम की, तो कल आपकी भी एक डिबेट हुई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि यहाँ के जब मुसलमान हमारे भाई बंधु है, जब उनको राम से आपत्ति नहीं है तो कांग्रेस राम से आपत्ति क्यों कर रही है? जब वो राम को जो है वो अपना मानने के लिए तैयार है, इस देश का ईमान मानने के लिए राम को तैयार है, तो इनको समस्या क्यों होनी चाहिए? पोलराइजेशन को भी डेटा से सब्सटैंशिएट करना चाहिए। मुसलमानों की इस देश में जो जनसंख्या है वो लगभग करीब 14-15% के आसपास है, लेकिन जो पक्के घर बना के दिए गए हैं ना गरीबों को, उसके 36% लाभार्थी मुस्लिम हैं। मुस्लिम्स हैं, राइट। तो मोदी जी कर रहे हैं पोलराइज या कांग्रेस कर रही है पोलराइज ये कह के कि हम आप सबको ओबीसी का स्टेटस दे देंगे? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? वैसे भी वादे वही किए जाए जो हित में हो, सिर्फ वोट के लिए नहीं, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं। और यहां पर भी अगर कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर 10 साल से मोदी जी की सरकार है या उससे पहले की सरकार हो या आगे जो बनेगी अभी 24 में सरकार, वो भी ये नहीं देखेगी कि किस जाति किस धर्म का है, हमारी योजना इसके लिए है और इसके लिए नहीं है। योजना जो भी लाभार्थी है, लाभार्थी उनके लिए, कोई उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। लेकिन अब देखना जरूर यह होगा कि आखिर इस बार जो सेकंड फेज होगा, खासतौर से राजस्थान की बात करें, 13 सीटों की बात करें, किसके पक्ष में जनता जाती है, किसके साथ जनता जाती है। क्योंकि बातें और आरोप प्रत्यारोप आप कितने भी लगाएं, अगर बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है, बदलाव हुआ है, जनता उसे पसंद कर रही है, तो जनता उसी के साथ जाना पसंद करेगी। और अगर परेशान होगी तो शायद वो अपना रास्ता बदलेगी, और ये जनता ही तय करेगी। इससे हम आप अभी यहां पर भी बैठकर बात करें तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।